अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम लीडरशिप एंड पावर इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे और हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा कि हम देखें कि किस तरह वेरियस रिसर्चर्स ने लीडर एंड लीडरशिप को डिफाइन किया है। लीडरशिप ट्रेट्स क्या हैं और लीडरशिप के स्किल्स क्या हैं। इसके साथ साथ हम प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप को डिस्कस करेंगे और कुछ थेरीज एंड अप्रोचेस जो लीडरशिप के हवाले से हैं उनको डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट लीडरशिप क्या है और ये किस तरह मैनेजरशिप से डिफरेंट है। लीडर का फोकस क्या होता है और मैनेजर का फोकस क्या होता है। इसके साथ साथ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के दौरान और टीम डेवलपमेंट के दौरान लीडरशिप के बिहेवियर्स को डिस्कस करेंगे और एट द एंड हम पावर को डिस्कस करेंगे इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। उसके सोर्सेज क्या हैं, उसकी फॉर्म्स क्या हैं। अब तक लीडरशिप और लीडर के बेसिक कॉन्सेप्ट को वेरियस स्टडीज़ में एक्सप्लोर किया गया है। आल्दो कि ये सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट रखता है, लेकिन अभी तक कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन लीडरशिप की जो है वो सामने नहीं आई है। अकॉर्डिंग टू फेडलर, लीडर वो है जो ग्रुप के अंदर टास्क को डायरेक्ट कर रहा है और उसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, जबकि ड्रकर ये कहता है लीडरशिप को वो इस तरह से डिफाइन करता है कि लीडरशिप बेस करती है परसिस्टेंसी के ऊपर, कांस्टेंट एफर्ट्स होनी चाहिए इसके पीछे। जबकि लुजियर ने इसको डिफाइन किया है कि जो इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस है फॉलोअर्स और लीडर्स का, जिसके तहत वो ऑर्गेनाइजेशनल अचीवमेंट्स हासिल करते हैं। जबकि डेल एंड स्मिथ ने लीडर को इस तरह से डिफाइन किया है कि जिसको पता है कि उसने क्या अचीव करना है और क्यों अचीव करना है, यानी क्लियर विजन है उसके माइंड में, उसके चीज़ों का उसको जो है वो क्लियर आइडिया है। इसके साथ साथ लीडरशिप को इस तरह भी डिफाइन किया जाता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्रिएटिव विजन्स बनाते हैं दूसरों के लिए और आप ये पावर रखते हैं उसको, उन विजन्स को ट्रांसलेट करने की इनटू रियलिटी, और आप उसको सस्टेन करने की भी फिर एबिलिटी रखते हैं इन फ्यूचर। अब हम देखेंगे कि एक लीडर किस तरह इन्फ्लुएंस करता है दूसरों को। उसका जो इन्फ्लुएंस करना है ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। नंबर एक उसके लीडरशिप की ट्रेड्स के ऊपर और नंबर दो लीडरशिप के स्किल्स के ऊपर। अब लीडरशिप के ट्रेड्स के अंदर जो है वो कई एबिलिटीज़ आ जाती हैं, जैसे कि इसमें नोट डाउन भी की हुई है मैंने, और उसमें मैंने बताया कि सबसे पहले आ जाती है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी लीडर का जो बिहेवियर है और अप्रोच है वो अपनी किसी भी अनसर्टेनिटी और अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन को देखते हुए मॉडिफाई कर सकता हो। इसके बाद इसमें एम्बिशन आ जाता है, इंटेलिजेंस आ जाती है, डिसीजिवनेस आ जाती है। डिसीजिवनेस क्या है कि लीडर जो है वो इस काबिल होना चाहिए कि किसी भी सिचुएशन के अंदर की डिसीजंस ले सकता हो। इसके साथ साथ कॉन्शियसनेस ऑफ सोशल इन्वायरमेंट आ जाता है, विलिंगनेस टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, इसमें क्रिएटिविटी आ जाती है, परसिस्टेंस आ जाता है, एनर्जी एक ट्रेट है, यानी लीडर जो है वो एनर्जेटिक होना चाहिए और इसके साथ साथ उसमें टॉलरेंस होनी चाहिए स्ट्रेस के लिए, यानी उसको स्ट्रेस मैनेज करना आना चाहिए। इसके बाद जो है ये जो तमाम मैंने लीडरशिप के ट्रेट्स डिस्कस किए हैं ये लीडर की पर्सनालिटी का पार्ट होते हैं। अब कामयाबी के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजर की कामयाबी के लिए, इसके साथ साथ और लीडर को कामयाब होने के लिए इसके साथ कुछ स्किल्स भी रिक्वायर्ड होते हैं जो कि उसको एजुकेशन के साथ मिलते हैं, ट्रेनिंग के साथ मिलते हैं और एक्सपीरियंस के साथ मिलते हैं। उनमें क्या आ जाता है जी, कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाते हैं उसके, इसके साथ साथ उसमें सोशल स्किल्स आ जाते हैं, डिप्लोमेसी स्किल्स आ जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आ जाते हैं और कॉन्सेप्चुअल स्किल्स आ जाते हैं। अब ये तो थे लीडरशिप के ट्रेड्स एंड स्किल्स। इसके बाद बारी आती है लीडरशिप के प्रिंसिपल्स की। कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसके साथ लीडर जो है वो एक कामयाब होता है, और कामयाबी के लिए वो प्रिंसिपल, लीडरशिप के लिए वो प्रिंसिपल्स होना बहुत ज़रूरी हैं। इनमें सबसे पहले आ जाता है कि लीडर का जो है उसके पास एक विजन होना चाहिए, उसके पास करेज होनी चाहिए और कमिटमेंट होनी चाहिए कि वो उस विजन को रियलिटी के अंदर ट्रांसलेट कर सके। नंबर 2 पे आ जाता है जी टेक्निकल प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। नंबर 3 है जी ही मस्ट बी एबल टू नो हिमसेल्फ, यानी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की भी उसमें एबिलिटी होनी चाहिए।
इसके साथ साथ कम्युनिकेट इफेक्टिवली, यानी वो लीडर ही नहीं है जो अच्छी तरह अपनी बात को जो है वो दूसरों तक कम्युनिकेट नहीं कर सकता। एम्फसाइज लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी, डेफिनेटली। इसके बाद पांचवी चीज़ आ जाती है, इनकरेज करे टीम वर्क को एंड पार्टिसिपेशन होनी चाहिए उसकी अपनी टीम मेंबर्स के साथ। नंबर 6 पे आ जाता है जी, मेक साउंड एंड टाइमली डिसीजन। जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया, लीडरशिप के ट्रेड के अंदर के डिसीजिवनेस होनी चाहिए। इसके बाद एम्पावर टीम मेंबर्स आ जाता है, मैच स्किल्स विद रिसोर्सेज, यानी उसको पता होना चाहिए कि मेरे किस किस रिसोर्स में क्या क्या स्किल्स है और उसको मैंने किस किस तरह यूटिलाइज करना है टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, टू मीट द गोल्स। उसके बाद लिसन इफेक्टिवली, इनकरेज न्यू आइडियाज़। डेफिनेटली लीडर को जो है वो दूसरों को भी लिसन करना चाहिए, दूसरों के आइडियाज़ को भी अप्रिशिएट करना चाहिए और इस चीज़ को इनकरेज करना चाहिए अपने टीम मेंबर्स में कि वो नए आइडियाज़ सामने लाएं। इसके साथ गिव पॉजिटिव फीडबैक एंड रिकग्निशन, और इसके साथ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी विलिंगनेस होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी के लिए भी हर वक्त जो है वो लीडर को तैयार रहना चाहिए। यहाँ अब हम लीडरशिप की 5 अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ट्रेट अप्रोच को डिस्कस करेंगे। इस अप्रोच के अंदर जो है वो एम्फसाइज किया गया है लीडर के पर्सनल एट्रीब्यूट्स को, जिनमें 4 एट्रीब्यूट्स हैं जो कि इस अप्रोच के अंदर डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहले इंटेलिजेंस, फिर मैच्योरिटी एंड ब्रॉड रेंज ऑफ इंटरेस्ट, देन इनर मोटिवेशन एंड अचीवमेंट ड्राइव, जिसको गोल ओरिएंटेड भी कहते हैं जी। लीडर गोल ओरिएंटेड भी होना चाहिए। नंबर 4 पे कंसिडरेशन ऑफ नीड्स एंड वैल्यूज ऑफ टीम मेंबर्स, जिसको एम्प्लॉय सेंटर्ड भी कहा जाता है। अब इस अप्रोच का एक ड्रॉबैक भी ये है, इस अप्रोच में जो है वो ये नहीं बताती कि इन चारों एट्रीब्यूट्स के साथ साथ कितने लोग ऐसे हैं जो कामयाब हो जाते हैं एज ए लीडर और कितने ऐसे हैं जो कि नाकाम हो जाते हैं एज ए लीडर। इसके बाद हम बिहेवियर अप्रोच को डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिकली ये जो अप्रोच है ये एम्फसाइज करती है लीडर के एक्शंस के ऊपर कि लीडर्स करता क्या है और कैसे करता है और कैसे अपने गोल्स को अचीव करता है। इसमें जो बिहेवियर मॉडल है वो 2 डिस्कस किए गए हैं। या तो वो कहता है जी लीडर का बिहेवियर टास्क ओरिएंटेड होता है, या वो बताता है जी रिलेशनशिप ओरिएंटेड होता है। टास्क ओरिएंटेड में क्या है, उसका फोकस होता है क्वालिटी पे एंड क्वांटिटी के वर्क के, यानी वो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ वर्क के ऊपर फोकस किया होता है कि उसको किस तरह उसने अकम्प्लिश करना है। जबकि रिलेशनशिप ओरिएंटेशन में वो बहुत सपोर्टिव होता है अपने टीम मेंबर्स के साथ, जिसमें वो वर्क सेटिस्फेक्शन शामिल हो जाती है, प्रमोशन शामिल हो जाती है, रिकग्निशन जैसी फिनोमिना जो है वो इस टेक्निक के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे थर्ड जो अप्रोच है वो है कंटिजेंसी अप्रोच। अब कंटिजेंसी अप्रोच में जो है वो 4 कंटिजेंसी वेरिएबल्स को डिस्कस किया जाता है बेसिकली। सबसे पहले पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टीम मेंबर, फिर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीम मेंबर्स, ये फर्स्ट हो गई। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टीम लीडर, देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टीम इटसेल्फ नंबर 3 पे, और 4 है द स्ट्रक्चर ऑफ द टीम, डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। अब कंटिजेंसी जो अप्रोच है इसको हम मज़ीद फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। इसके नीचे जो है वो 4 बेसिकली लीडरशिप के मॉडल बनाए गए हैं, जिसको 1 बाय 1 हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके बाद आ जाती है एट्रीब्यूशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। ये बेसिकली बेस करती है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे। अगर इसको मैं सिंपली डिफाइन कर दूं, इसमें देखा जाता है जो इफेक्टिव लीडर्स होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं कॉज को सबसे पहले और उसके अकॉर्डिंगली फिर वो एक्ट करते हैं। क्रिस्मेटिक लीडरशिप 5वीं अप्रोच और थ्योरी है जो कि बेसिकली एक्सटेंशन ही है एट्रीब्यूशनल थ्योरी की। इसमें क्या करते हैं जी, क्रिस्मेटिक लीडर जो है वो कंसंट्रेट करते हैं कॉमन विजन डेवलपिंग के ऊपर और डिस्कवर करते हैं और क्रिएट करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को, इंक्रीज़ करते हैं टीम मेंबर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ के वो उसको किस तरह मतलब फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। क्रिस्मेटिक लीडर्स के लिए एक और टर्म यूज़ की जाती है, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स। अब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स भी क्या होते हैं, बेसिकली क्रिस्मेटिक लीडर्स और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स ये रेफरेंट पावर यूज़ करते हैं। अब रेफरेंट पावर को मैं मज़ीद आगे भी डिफ़ाइन करूँगा, लेकिन यहाँ भी बताता चलूँ कि रेफरेंट पावर होती क्या है। बेसिकली आपकी अपनी एबिलिटी है, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है किसी लीडर की जिससे उसके फॉलोअर्स जो हैं वो बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं और वो
इस चीज़ पे आमादा हो जाते हैं कि जी हमने लीडर को फॉलो करना है, सिर्फ पर्सनालिटी को देकर, यानी वो अपने लीडर को अपने लिए आइडल समझना शुरू कर देते हैं। तो क्रिस्मेटिक लीडरशिप के अंदर जो है अप्रोच में ये चीज़ आ जाती है। अब इसके बाद हम कंटीजेंसी मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। वो जो 4 मॉडल्स हैं वो क्या होते हैं। यहाँ सबसे पहले आ जाता है फेडलर्स का कंटीजेंसी मॉडल। बेसिकली ये क्या कहता है, ये कहता है कि लीडर जो है सबसे पहले सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन है उसकी नेचर को आइडेंटिफाई करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है एंड देन अकॉर्डिंगली लीडरशिप स्टाइल को अपनाता है। इसके अंदर जो है वो 3 कंटीजेंसी वेरिएबल्स को डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहले ग्रुप एटमॉस्फेयर को देखता है, फिर टास्क स्ट्रक्चर आ जाता है एंड देन लीडर्स पोजीशन पावर आ जाती है। ये बेसिकली 3 वेरिएबल जो ज़रूरी हैं ताकि वो इसके साथ इन तीनों की मदद से नेचर को, सिचुएशन की नेचर को जो है वो आइडेंटिफाई करता है। अब फेडलर्स की जो ये अप्रोच था, ये जो मॉडल था, इसमें डेफिनेटली कुछ वीकनेस थी। एक इसने मेयरिंग टूल डेवलप किया था लीडरशिप स्टाइल को मेजर करने के लिए, जिसको कहा गया था लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर स्केल। अब ये क्या था, ये जी 1 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट था जिसमें ये कहता था लीडर या तो टास्क ओरिएंटेड हो सकता है या फिर रिलेशनशिप ओरिएंटेड हो सकता है। ये एक इसकी मॉडल का ड्रॉबैक भी था, वीकनेस भी था। इसके साथ साथ इसने कहा था जो ड्रॉबैक, जो सेकंड ड्रॉबैक है, उसने कहा था जी जो ये मॉडल है जो इसने दिया उसमें लीडर्स जो हैं वो टास्क स्ट्रक्चर और ग्रुप एटमॉस्फेयर दोनों को एक साथ इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। अब इसके बाद हम देखते हैं हर्से एंड ब्लंचर्स ने भी एक मॉडल, सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल दिया था। इस मॉडल में इन्होंने जो कहा था, ये मॉडल बेस करता था बेसिकली अमाउंट ऑफ रिलेशनशिप एंड टास्क बिहेवियर के ऊपर जो कि लीडर प्रोवाइड्स करता है किसी भी सिचुएशन के ऊपर। जैसे इसकी डेफिनेशन में मैंने 2 टर्म्स बोली हैं, रिलेशनशिप जिसको सपोर्टिव बिहेवियर कहा जाता है और टास्क ओरिएंटेड जिसको डायरेक्टिव बिहेवियर कहा जाता है। यानी इसमें 2 तरह के लीडरशिप के बिहेवियर को डिफाइन किया है इसमें। यानी ये कह रहा है कि वो पहले सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन के अंदर कितनी अमाउंट में वो सपोर्टिव बिहेवियर शो करवाएगा लीडर और कितनी अमाउंट में वो डायरेक्टिव बिहेवियर शो करवाएगा। अब डायरेक्टिव बिहेवियर की टर्म को अगर मैं थोड़ा सा मज़ीद डिफाइन कर दूं, डायरेक्टिव बिहेवियर में 1 वे कम्युनिकेशन हो रही होती है लीडर की, और इसमें बेसिकली 3 चीज़ें आ रही होती हैं जो डायरेक्ट की वर्ड्स हैं डायरेक्टिव बिहेवियर के। वो है स्ट्रक्चर, फिर कंट्रोल एंड सुपरविजन। स्ट्रक्चर में क्या आ जाती हैं चीज़ें, टास्क स्केड्यूल करना, बजट करना एंड अदर स्पेसिफिकेशन जो है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। कंट्रोल में क्या चीज़ आ जाती है, रिलेटेड टू द टास्क एंड द प्रोसेस। लीडर जो है वो कंट्रोल करता है फिर चीज़ों को डायरेक्टिव बिहेवियर के अंदर, और सुपरवाइज कर रहा होता है बड़ा क्लोजली ताकि टीम मेंबर्स जो हैं वो ज़्यादा इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकें। अब सपोर्ट, इसी तरह मैं सपोर्टिव बिहेवियर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। सपोर्टिव बिहेवियर के अंदर भी 3 चीज़ें आ जाती हैं, वो लिसन, प्रेज एंड फैसिलिटेट। यानी डायरेक्टिव बिहेवियर के अंदर क्या कर रहा होता है, स्ट्रक्चर, कंट्रोल और सुपरविजन, और सपोर्टिव बिहेवियर के अंदर वो लिसन, प्रेज और फैसिलिटेट कर रहा होता है। अब उसने ये कैसे देखना है जी दोनों बिहेवियर को, कौन से वाला बिहेवियर जो है वो मैंने अडॉप्ट करना है। इसके लिए वो डिपेंड करता है टीम के डेवलपमेंट लेवल और टीम के रेडीनेस के ऊपर। वो अपनी टीम का डेवलपमेंट लेवल किस तरह मेजर किया जाता है, उसमें भी 3 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट एंड एटीट्यूड टीम का। यानी अगर आपकी टीम जो है फॉर एग्जांपल इतनी ज़्यादा कॉम्पिटेंसी नहीं रखती लेकिन हाईली कमिटेड है, इस सूरत में आप जो लीडर है वो डायरेक्टिव बिहेवियर को अडॉप्ट करता है ताकि वो इफेक्टिव लीडरशिप साबित हो सके। तीसरा मॉडल जो यहाँ पर दिया गया है वो है हाउस पाथ गोल मॉडल। ये मॉडल बेस करता है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के ऊपर, जिसमें कहा गया है लीडर को जो है वो अपनी टीम मेंबर्स को जो है वो मोटिवेट करना चाहिए ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, परफॉर्मेंस लेवल उनका इंक्रीज हो सके। यानी इसमें लीडर को जो है वो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल अपनानी चाहिए।
इसके बाद वी रोम एंड जैगो लीडरशिप मॉडल है। ये मॉडल फोकस करता है और बताता है कि लीडर जो होता है वो डिसीजन मेकिंग उसने किस तरीके से करनी है, जहाँ पर उसने उसको 3 से 4 5 मेथड्स बताए हैं। जिसमें सबसे पहले वो बताता है जी एक लीडरशिप स्टाइल ये होता है जब आप ऑटोक्रेटिक स्टाइल की बात करता है कि लीडर बगैर इंफॉर्मेशन इकट्ठे किए खुद ही डिसीजंस ले लेता है। दूसरे नंबर पे वो बताता है कि ऑटोक्रेटिक स्टाइल तो होता है लेकिन साथ वो कुछ इन्फॉर्मेशन भी गैदर करता है अपने टीम मेंबर से। तीसरा डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर उसने बताया 1-to-1 कंसल्टेशन विद टीम मेंबर्स, यानी एक एक मेंबर के साथ 1-to-1 कंसल्ट करने के बाद वो कोई डिसीजन लेता है। चौथे नंबर पे वो बात करता है कंसल्टेशन इन ए ग्रुप मेंबर्स, यानी ग्रुप के साथ बैठकर पूरे टीम के साथ बैठकर वो डिसाइड करता है किसी भी डिसीजन को। पाँचवें नंबर पे आ जाता है जी कंसेंसस स्टाइल। इसमें लीडर क्या कर रहा होता है, वो फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहा होता है और तमाम टीम मेंबर्स के दरमियान किसी भी सिचुएशन में किसी भी मामले में कंसेंसस डेवलप करवाता है, देन अकॉर्डिंगली उसको डिसीजन लेता है। फर्दर हम बात करेंगे लीडरशिप इन ए प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट। यहाँ बेटन की हम डेफिनेशन को देखेंगे। बेटन कैसे डिफाइन करता है, वो कहता है डेवलपमेंट ऑफ ए क्लियर एंड कंप्लीट सिस्टम ऑफ एक्सपेक्टेशंस इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई, इवोक एंड यूज द स्ट्रेंथ ऑफ ऑल रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट विच इज़ पीपल। यानी लीडर जो है उसका जो फोकस होता है वो पीपल के ऊपर होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं होता उसका। इसके बाद यहाँ जॉन नेस्बिट ने इसको और क्लोजली डिफाइन किया। उसके बाद हम लोग यहाँ एक प्रोजेक्ट लीडरशिप की डेफिनेशन देखेंगे जो कि पिंटो ने बनाई है। पिंटो बताता है जी लीडर इफेक्ट प्रोजेक्ट लीडरशिप में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। कहता है जी उसको कम्युनिकेटर बड़ा अच्छा होना चाहिए। उसके बाद प्रोजेक्ट लीडर्स जो हैं फ्लेक्सिबल होने चाहिए उसकी नेचर, यानी जो ही वो प्रिंसिपल जो हमने प्रिंसिपल्स में भी ये चीज़ डिस्कस की थी। उसके बाद सक्सेसफुल प्रोजेक्ट लीडर्स वर्क वेल विद एंड थ्रू देयर प्रोजेक्ट टीम्स। चौथी चीज़ पिंटो ने बताई कि गुड प्रोजेक्ट लीडर्स आर स्किल्ड एट वेरियस इन्फ्लुएंस टैक्टिक्स, यानी लीडर जो है उसके पास इन्फ्लुएंस टैक्टिक्स होनी चाहिए। वो ही नहीं होंगे उसके फॉलोअर्स ही नहीं होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि एक प्रोजेक्ट लीडर का रोल क्या होता है और एक प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल क्या होता है और ये किस तरह दोनों एक दूसरे से डिफर। प्रोजेक्ट लीडर जो होता है वो सेट करता है डायरेक्शंस को, विजन्स को, इंस्पायर करता है टीम वर्क को, अलाइन करता है एम्प्लॉयज़ को एंड मोटिवेट करता है और सपोर्ट करता है। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ जब हम देखते हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो क्या कर रहा है, जस्ट प्लान कर रहा है एंड बजट कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है वर्क ग्रुप को, स्टाफिंग कर रहा है, कंट्रोलिंग कर रहा है। अब यहाँ जो मैंने 2 सर्कल्स डेवलप किए हैं और दोनों को ओवरलैप करवाया, जिधर वो ओवरलैप हो रहे हैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है प्रोजेक्ट स्टीवर्डशिप। इसको किस तरह डिफाइन किया जाता है, बेसिकली ये लीडरशिप स्किल्स और मैनेजरशिप स्किल्स के कम्बिनेशन को बोला जाता है। यानी जिस शख्स में दोनों चीज़ें हैं, लीडरशिप स्किल्स भी हैं और मैनेजरशिप स्किल्स भी हैं, तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर भी कहलाता है, वो प्रोजेक्ट लीडर भी है। अब हम डिस्कस करेंगे कि लीडर्स और मैनेजर्स का जो फोकस है वो किस चीज़ों के ऊपर होता है। लीडर विजन रखता है जबकि मैनेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके पास। लीडर का फोकस होता है सेलिंग व्हाट एंड व्हाई के ऊपर, जबकि मैनेजर टेलिंग हाउ एंड व्हेन के ऊपर फोकस किया होता है। लीडर के पास जो विजन होता है वो लॉन्गर रेंज होती है उसकी थिंकिंग की, जबकि मैनेजर शॉर्टर रेंज थिंकिंग रखता है। लीडर का फोकस पीपल के ऊपर होता है जबकि मैनेजर का ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर्स के ऊपर होता है। लीडर डेमोक्रेसी पर बिलीव करता है जबकि मैनेजर ऑटोक्रेसी के ऊपर। लीडर डेवलप करता है जबकि मैनेजर जो है वो मेंटेन करता है। लीडर चैलेंज एक्सेप्ट करता है जबकि मैनेजर कंफर्म करता है। इस तरह लीडर में इनोवेशन होती है जबकि उस मैनेजर में एडमिनिस्ट्रेशन होती है। अब लीडर पॉलिसीज़ पर फोकस किया होता है जबकि मैनेजर प्रोसीजर्स पर फोकस किया होता है। लीडर्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है जबकि मैनेजर कंसिस्टेंसी होती है।
अब लीडर में यहाँ एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि लीडर जो है वो रिस्क को अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले रहा होता है, जबकि मैनेजर रिस्क को अवॉइड करता है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो गुड लीडर्स डू द राइट थिंग्स और गुड मैनेजर्स डू थिंग्स राइट। ये चीज़ें बताती हैं कि लीडर और मैनेजर में क्या डिफरेंस होता है और लीडर और मैनेजर का फोकस किन चीज़ों पर होता है। जैसा कि हमें पता है कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की कुछ फेजेस होती हैं, जैसे इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और कंट्रोलिंग एंड फिनिशिंग। अब जो पहली दो चीज़ें हैं, इनिशिएशन एंड प्लानिंग, इस फेज़ को कंबाइन अगर बोला जाए तो प्लान बोला जाता है और आखिरी एग्जीक्यूशन एंड क्लोजिंग को हम प्रोड्यूस बोलते हैं। प्लानिंग फेज़ के अंदर जो है वो हमें लीडरशिप स्किल्स रिक्वायर होते हैं, जबकि एंड प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के एंड के ऊपर हमें जो है वो मैनेजरशिप स्किल्स रिक्वायर होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जिधर लीडरशिप स्किल्स ज़रूरी हैं उधर मैनेजरशिप स्किल्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। कामयाबी जो है वो इन दोनों के कम्बिनेशन के साथ है, जिसके मैंने एक पहले टर्म बोली थी, दैट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्ट स्टीवर्डशिप। अब यहाँ हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस की फॉर इम्प्रूविंग टीम लीडरशिप। तो यहाँ 3 जो है वो डायमेंशंस का जिक्र किया गया है। पहले टीम मेंबर, दूसरी डायमेंशन प्रोजेक्ट और तीसरी ऑर्गेनाइजेशन। अब टीम लीडरशिप ने क्या करना होता है, अपने टीम मेंबर्स के दरमियान जो टीम बैरियर्स हैं उनको ख़त्म करना होता है। उसने प्रोजेक्ट टीम की सिलेक्शन करनी होती है, उसके बाद उसने टीम को स्ट्रक्चर करना होता है, टीम को उसने बिल्ड करना होता है, टीम के साथ कमिटमेंट होती है और ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट को डेवलप करना होता है। अगर हम प्रोजेक्ट साइड पे देखें तो उसने प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना है, प्लानिंग करनी है, उसने स्कोप मैनेजमेंट करना है। और अगर हम ऑर्गेनाइजेशन साइड पे देखें तो उसने अपने सीनियर मैनेजमेंट का ट्रस्ट भी हासिल करना है, उनकी सपोर्ट भी उसने हासिल करनी है। उसके साथ साथ उसने ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट को भी साथ मिलाना है और ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट को भी कंसीडर करना है। यानी लीडरशिप टीम जो लीडरशिप है वो तीनों डायमेंशंस पर एक साथ काम कर रही होती है और बेहतरीन लीडर जो है वो वही होता है जो इन तीनों डायमेंशंस को साथ लेकर चल रहा होता है। अब यहाँ बैटन ने जो है 5 चीज़ें बताई हैं विनिंग प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स के लिए, जो जिनको यानी टीम मेंबर्स को ये 5 चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं अपने लीडर से। पहली चीज़ वो कहते हैं जी एक्सपेक्टेशन। टीम मेंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उनका लीडर उनको बताए कि वो लीडर जो है वो अपने मेंबर से क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है। दूसरी चीज़ ज़रूरी होती है अपॉर्चुनिटी, यानी लीडर जो है वो अपने टीम मेंबर्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे कि वो परफॉर्म कर सकें। तीसरी चीज़ लीडर फीडबैक दे उन्हें और उन्हें बताए कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। उसके बाद गाइडेंस चाहिए होती है टीम मेंबर्स को अपने लीडर से। और चौथी चीज़ एंड पे वो रिवार्ड एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अपने टीम लीडर से। अब हम जिक्र करेंगे कि टीम डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में। टोटल 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज को हम फॉर्मिंग कहते हैं, दूसरी को स्टॉर्मिंग, थर्ड स्टेज को नॉर्मिंग और चौथी स्टेज को परफॉर्मिंग। अब फॉर्मिंग स्टेज के दौरान जो टीम मेंबर्स होते हैं वो बहुत पोलाइट होते हैं, गार्डेड होते हैं और बिजनेस लाइक होते हैं। इस वजह से टीम लीडर्स का जो है वो इधर डायरेक्टिव बिहेवियर होता है। सेकंड स्टेज के अंदर जो है टीम मेंबर्स जो हैं कन्फ्रंट करते हैं वन अनदर, स्ट्रगल करते हैं कंट्रोल के लिए और इसलिए यहाँ पे जो टीम लीडर्स हैं वो हाई डायरेक्टिव एंड सपोर्टिव बिहेवियर शो कर रहा होता है। नॉर्मिंग स्टेज के ऊपर जब बात चली जाती है वहाँ टीम मेंबर्स के जो इश्यूज़ हैं वो बढ़ जाते हैं। इधर जो है वो हाई सपोर्ट बिहेवियर हो जाता है लीडर का और लो डायरेक्टिव बिहेवियर हो जाता है। फोर्थ स्टेज के ऊपर जो है वो लीडर का जो है वो तमाम सपोर्टिव बिहेवियर हो जाता है, कोचिंग बिहेवियर हो जाता है जब वो टीम परफॉर्मिंग स्टेज के ऊपर पहुंच जाती है। अब हम पावर इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। पावर को किस तरह डिफाइन किया गया है? इट इज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर इन टर्म्स ऑफ देयर डिसीजंस, बिहेवियर एंड फ्यूचर एक्शंस। जबकि लीडरशिप क्या होता है? यूज़ ऑफ पावर है फॉर दीज पर्पसेस।
यानी पावर क्या है, आपकी एबिलिटी है, लीडर की एबिलिटी है, मैनेजर की एबिलिटी है कि वो किस तरह दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। यहाँ जो है वो पावर की कुछ टाइप्स का जिक्र किया गया है। सबसे पहले रिवार्ड पावर आती है, यानी प्रोजेक्ट मैनेजर के पास वो पावर होती है कि वो अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनको रिवार्ड दे सके, जिस मतलब प्रमोशन दे सके, सैलरीज में इंसेंटिव्स दिए जा सकें। इसके बाद पनिशमेंट पावर आ जाती है। पनिशमेंट पावर क्या, अगर कोई प्रोजेक्ट का टीम मेंबर से कोई गलती हो गई है तो वो उसको पनिश कर सकता है। रेफरेंट पावर बेसिकली आपके बिल्डिंग पावर और एबिलिटी ऐसी है की पर्सनैलिटी ऐसी है कि लीडर की, कि जिससे लोग जो हैं वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और उससे मुतासिर होकर उसको फॉलो करते हैं। एक्सपर्ट पावर क्या है, यह आपके एक्सपीरियंस के साथ आती है मैनेजर के पास। अगर आपका मैनेजर बड़ा एक्सपीरियंस्ड है, एक्सपर्ट है, तब भी लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। लेजिटिमेट और टाइटल पावर आ जाती है, यह आपकी फॉर्मल अथॉरिटी से रिलेटेड होती है। द राइट टू गिव अदर्स और मेक रिक्वेस्ट, जिसमें आप ये काम करते हैं। अब इंफॉर्मेशन पावर क्या होती है? इंफॉर्मेशन पावर इज़ ए पावरफुल एसेट and is often controlled by a few individual within organization। यानी प्रोजेक्ट मैनेजर के पास अगर तो इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनाइजेशन की तो ये पावर भी उसके पास होती है। उसके बाद क्रिस्मेटिक पावर आ जाती है। ये पावर, इसमें क्या चीज़ की जाती है, आपके पास फॉर्मल अथॉरिटी होती है और प्रोजेक्ट पर्सोनल। अब उसमें आप क्या कर सकते हो, क्रिस्मेटिक जब पावर को आप यूज़ करते हैं यानी परसुएड करना होता है आपने। इसमें आप में इतना ये एबिलिटी होती है कि आप अपने टीम मेंबर्स को परसुएड कर सकें और उनसे काम ले सकें। इसी तरह कॉन्टैक्ट और नेटवर्क पावर है, ये भी आपकी पावर उस वक्त आती है जब आपने बिल्डिंग अलाइंसेस को बिल्ड किया होता है, नेटवर्क्स बनाए होते हैं जिनके साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे आपका इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इफ़ेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजर जो है किस तरह पावर को इफेक्टिवली यूज़ करता है। तो इसके दो फैक्टर्स हैं। पहला अप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ पावर बेस, दूसरा स्किलफुल एंड थॉटफुल एग्जीक्यूशन ऑफ पावर। यानी उसको पता हो कि मैंने जो है वो कौन सी पावर का किस वक्त इस्तेमाल करना है और कौन सी पावर को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट लीडर की जो टोटल पावर को जो बताया जाता है वो सम होती है उसकी पोजीशन पावर का और उसकी प्लस पर्सनल और एक्सपर्ट पावर का। अब इसी तरह यहाँ एक चीज़ बताता चलूँ कि टोटल पावर जो है प्रोजेक्ट मैनेजर की या प्रोजेक्ट लीडर की वो इंक्रीज़ भी हो सकती है। कैसे? अगर जो उसकी पोजीशन जो है ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर से बेहतर होती जा रही है, डेफिनेटली उसी तरह उसकी पावर भी बढ़ती जा रही है। यहाँ एक और कॉन्सेप्ट दिया जाता है जी, पर्सनल और एक्सपर्ट पावर भी अगर बंदे की जो है इंक्रीज़ हो, देन आपकी टोटल पावर भी इंक्रीज़ हो जाती है। इसके बाद एक चीज़ जो यहाँ मैं डिस्कस करूँगा, बैलेंसिंग द पावर, ये एक इसके बारे में कुछ थेरीज दी गई हैं जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ आपको पता है आपके दो बॉसेस होते हैं, फंक्शनल मैनेजर भी और प्रोजेक्ट मैनेजर भी। वहाँ जो है वो पावर का कन्फ्लिक्ट आ रहा होता है जी, कौन सी पावर किसके पास ज़्यादा है। तो थेरीज कहती हैं जी, एक यहाँ इन दोनों के दरमियान भी आप जो है फॉर्मल अथॉरिटीज़ के थ्रू जो है वो पावर को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो ये पॉसिबल नहीं होता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद और सुनने के बाद आपको ज़रूर एक ओवरव्यू मिल चुका होगा कि लीडरशिप और पावर का इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो थैंक यू सो मच।